बार बार ये बात जगह जगह पर सुनने से हमारे मन में ये उत्सुकता हुई कि हम देखें कि संसार में वो कौन सी किताब है, वो कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर लोगों का नाम अच्छा काम करने पर स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। तो हमने खोज शुरू की कि स्वर्णाक्षर ग्रंथ हमको मिले, लेकिन कई वर्षों तक लगातार प्रयत्न करने के बाद, बहुत से लोगों से पूछताछ करने के बाद, इंटरनेट वगैरह जब आ गया तो उसको देखने के बाद हमको समझ में आ गया कि ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई ग्रंथ दुनिया में है ही नहीं जिसमें स्वर्णाक्षरों में किसी का नाम लिखा जाता हो। तो हमने सोचा कि ऐसा ग्रंथ एक स्थापित कर देना चाहिए। तो कुछ वर्ष पूर्व हमने एक स्वर्णाक्षर ग्रंथ निर्मित किया है और जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनका नाम उसमें लिखने का उपक्रम आरंभ किया है। क्षेत्रीय स्तर पर सबसे पहले जो भी अच्छा कार्य करता है तो हमारे जो धर्मांसद हैं वो उसका नाम प्रस्तावित करते हैं, तो उसको सबसे पहले हम लोग तांबे के अक्षरों में, ताम्राक्षर में लिखते हैं और फिर वो ताम्राक्षर के जितने भी नाम होते हैं उनको प्रदेश की कमेटी को भेजा जाता है। प्रदेश की कमेटी उसमें से एक नाम को चुनती है और प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को रजताक्षर नाम से, चांदी के अक्षरों से नाम लिखती है और फिर सभी प्रदेशों से नाम मंगवाए जाते हैं और उसमें से जो नाम आगे निकलता है उसको स्वर्णाक्षर ग्रंथ में हम लोग सोने के अक्षरों में लिखते हैं। ये हमारे परंपरा उस किताब के साथ स्थापित की है और उसी में प्रतिवर्ष किसी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम जिसका हमारे सनातन धर्म के लिए विशिष्ट योगदान हो, देश और समाज के लिए विशिष्ट योगदान हो, उसको सम्मानित करने की दृष्टि से उसका नाम स्वर्णाक्षर में लिख करके एक पन्ना उसको भेंट करते हैं और एक पन्ना ग्रंथ में रह जाता है। तो स्वर्णाक्षरों में जो नाम लिखे जाने की परंपरा आपने शुरू की है, उसमें किसी का नाम जुड़ने वाला है जिसकी चर्चा आपने की हो, जिसका नाम जोड़ना चाहते हैं? हाँ, इस वर्ष हम लोग उसमें स्वर्णाक्षर ग्रंथ में यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के, उनका नाम लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसा साहस दिखाया जो देश का कोई भी राजनेता नहीं दिखा पा रहा था और उन्होंने गौ माता को महाराष्ट्र प्रदेश की राज्य माता के रूप में उद्घोषित किया, जो समस्त सनातन धर्मियों के हृदय को प्रसन्नता पहुंचाने वाला कार्य था और इसीलिए उनका नाम इस बार स्वर्णाक्षर ग्रंथ में, स्वर्णाक्षरों में अंकित किए जाने का निर्णय लिया गया है और आगामी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को एक समारोह में उनको स्वर्णाक्षर ग्रंथ में उनका नाम अंकित किया जाएगा और एक पन्ना स्वर्णाक्षर में जिसमें नाम लिखे रहेंगे वो उनको समर्पित किया जाएगा। जी, जिस तरीके से हम सावन के महीने में पूरे देश भर में जगह जगह कांवड़ यात्रा निकलती है, खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में इसका कई स्तर पर विरोध हो रहा है, खास करके राजनीतिक लोग कांवड़ियों को गुंडा बदमाश कह रहे हैं, सरकार उनका बचाव कर रही है। तो ये जो पूरा माहौल कांवड़ियों को लेकर तैयार हुआ है, इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? इसमें यह है कि ये एक तो ये धार्मिक कार्य है। अब हो क्या रहा है कि धार्मिक कार्य को धार्मिक लोग कर रहे थे, किसी को कभी कोई बाधा नहीं हुई। फिर इसमें राजनीतिज्ञों ने कहते हैं ना एंट्री मार ली। अब वो जब राजनीतिज्ञ लोग आ गए तो इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करने लग गए। तो जब दूसरी पार्टियों ने देखा कि कांवड़िये बहुत सारी संख्या में हैं और इनका लाभ एक पार्टी उठा रही है, तो दूसरी पार्टियां भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गईं। अब वो उसकी आलोचना कर रही हैं। तो ये है धार्मिक कार्य, इसको किसी भी पार्टी के द्वारा छुआ नहीं जाना चाहिए, इसको धार्मिक रूप से ही संपन्न होने देना चाहिए। लेकिन क्या कांवड़िया जो जा रहे हैं उनको एक सामान्य भाषा में सबको गुंडे बदमाश कह देना सही है? बात यह है कि कांवड़िया अगर गुंडे बदमाश हैं तो फिर गुंडे बदमाशों के लिए कांवड़िया शब्द बोल दो, उन्हीं को कांवड़िया कह दो, इसमें क्या दिक्कत है? जिनको आप उन जेल में कांवड़िया बंद हैं फिर ये कह दो। आप शब्दों के अर्थ को इस तरह से बिगाड़ना चाहते हैं, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? गुंडे के लिए फिर क्या कहेंगे अगर कांवड़िये गुंडे हो जाएंगे, बदमाश हो जाएंगे? जैसे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने गौरक्षकों को गुंडा कह दिया। अब अगर गौरक्षक गुंडे हैं तो गौरक्षकों को फिर हम गुंडों को क्या कहेंगे? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह से यहां उत्पन्न हो रहा है कि अगर कांवड़िये गुंडे हैं तो फिर गुंडों को हम क्या कहें? कांवड़िया कहें? महाराज जी, महाराष्ट्र में भाषा का विवाद कुछ दिनों पहले काफी तूल पर था, मराठी को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था, मारपीट हो रही थी। आपने स्वेच्छा से ये कहा कि जहाँ की भाषा है वो सीखनी चाहिए और आपने स्वयं एक शुरुआत की कि मराठी सीखने जा रहे हैं, लेकिन मराठी हिंदी के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले। खास करके राजनेता इसे और ज्यादा हवा दे रहे हैं और ज्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे ने जिस तरीके से कहा, तो ये भाषा विवाद कहीं थमना चाहिए। आपको आपका क्या सुझाव है? इसमें कैसे? आपने बिल्कुल सही कह दिया
की बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम बता देना चाहेंगे कि जिस कार्य के लिए कोशिश की जाती है ना, वो कोशिश बढ़ती है, वो बात नहीं बढ़ती है। तो ये जो हिंदी और मराठी का विवाद था, ये समाप्त हो चुका। अब इसको कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कोशिश करने से कोई चीज कितना बढ़ेगी, उसमें वो बात होनी चाहिए कि अपने आप स्वतः स्फूर्त रूप से वो बढ़ने लग जाए। तो स्वतः स्फूर्त रूप से तो ये नहीं बढ़ी, बल्कि इसके विपरीत धारणा जनता में आई। तो प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। प्रयास करने वाले जितना प्रयास करेंगे उतनी दूर तक ये माहौल रहेगा, लेकिन जनता इसको अंगीकार नहीं कर रही है, ये बात पता चल चुकी है। स्वस्फूर्त रूप से आपने मराठी सीखने की शुरुआत की थी, वो सफर कहाँ तक पहुंचा है, कितना परिचय हो पाए आप मराठी से? अब हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 7 दिन हुए हैं, आज कल 8वां दिन होगा। हड़ू हड़ू में जाता है सीख। तो महाराज जी, महाराष्ट्र में जो राजनीति है ये कहीं गाहे बगाहे आप उसके रास्ते में आ ही जाते हैं। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब आपने उनकी तारीफ की, उद्धव ठाकरे के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहे, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ जो आरोप लगाते हैं असली शिवसेना होने का और नकली शिवसेना होने का, उसको आप किस तरीके से देखते हो और आपके लिहाज से कौन असली शिवसेना है? क्योंकि आपके दोनों से अच्छे संबंध रहे। देखिए, हमारा कहना है कि अगर एक पत्थर में किसी कारण से क्रैक आ जाए और वो 2 टुकड़े हो जाए, तो एक टुकड़ा पत्थर रहेगा और एक टुकड़ा मिट्टी हो जाएगा। जब टुकड़े पत्थर के होंगे तो दोनों टुकड़े पत्थर ही होंगे। ये तो मानी हुई बात है। इसलिए शिवसेना में अगर टुकड़ा हुआ है तो दोनों शिवसेना ही तो होगी। एक शिवसेना रहेगी, एक नहीं रह जाएगी, ऐसा तो नहीं है। इसलिए दोनों शिवसेना है। तब तक दोनों शिवसेना रहेगी जब तक शिवाजी के पराक्रम को अंगीकार करते हुए हिंदुओं के लिए संघर्ष जारी रखेगी। और जब ये गुण उनका समाप्त हो जाएगा, तब जिस धड़े के अंदर से ये गुण समाप्त होगा, वो धड़ा शिवसेना तब नहीं रह जाएगा। महाराज जी, आखिरी सवाल, भाषा के स्तर पे हमने देखा कि विवाद हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, 2 अलग अलग समुदायों में हो रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग प्रदेशों में विवाद हो रहे हैं। खासकर जब भी बात आती है तो हिंदी भाषी लोगों को काउ बेल्ट का, यानी कि गायक क्षेत्र का निवासी कह दिया जाता है, और साउथ को अधिक आंग्ल भाषा की तरफ जाते हुए देखा जाता है। तो जो भाषाओं को लेकर उत्तर दक्षिण का जो विवाद है राष्ट्रीय स्तर पर, महाराष्ट्र से ऊपर उठ के, उसको आप किस तरह देखते हैं और क्या सुझाव देंगे कि ये गाय पट्टा, गायक क्षेत्र, काउ बेल्ट, इस तरह संबोधन कैसे दूर होने चाहिए? देखिए, अपना पूरा देश काउ बेल्ट है। यहाँ पूरे देश में गाय की पूजा होती रही है। पूरे देश में ये जो महाराष्ट्र से सटा हुआ गोवा है ना, गोवा जो कभी इसी प्रदेश का अंग था, अलग नहीं था, अभी अभी अलग करके उसको अलग प्रदेश की मान्यता दी गई है। वो गोवा का मतलब क्या जानते हैं आप? वो कोंकणी भाषा में गोए। अभी भी एयरपोर्ट पर हम जाते हैं, वहां लिखा है गोए, गोवा नहीं लिखा है। वो गोवा तो अंग्रेजों का उच्चारण है। गोए, गोए माने गाय होता है। तो जिस प्रदेश का नाम, जिस प्रदेश के एक टुकड़े का, आज भले स्वतंत्र प्रदेश है, महाराष्ट्र का ही अंग किसी समय वहां तक क्षेत्र रहा है। पुर्तगीज शासन करते थे तो पूरे इधर क्षेत्र में भी राज करते थे। तो उस क्षेत्र का ही नाम गाय हो, तो गाय का क्षेत्र ये हुआ कि वो हुआ। जहां का कोई प्रदेश गाय के नाम पर नहीं है, यहाँ तो प्रदेश ही गाय के नाम पर है इस क्षेत्र में। तो ये प्रदेश गाय का काउ बेल्ट हुआ कि वो गाय काउ बेल्ट हुआ। ये जो बातें उठाते हैं लोग, इनको न तो भूगोल पता है, न तो इतिहास पता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।